ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ड को हम ऐसे तो डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लिविंग है, उसके कुछ ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि आप हम सब लोग लिविंग है। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक नॉन लिविंग को लिविंग से अलग करते हैं? मींस लिविंग के वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन लिविंग से अलग होंगे? मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सनलाइट लेते हैं, मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल, ठीक है। तो मुझे कुछ एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि जिससे पता लगेगा कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये की आ गई, की बात आ गई। मूवमेंट, प्लांट तो नहीं करते। ग्रोथ, पहला है ग्रोथ, फर्स्ट इज ग्रोथ। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें टाइमली ग्रोथ देखने को मिलेगा, टाइम टू टाइम ग्रोथ देखने को मिलेगा, या वो प्लांट है या वो एनिमल है, कोई भी है। आप लोग भी, हम लोग भी जब स्टार्ट होते हैं तो आधे फुट से स्टार्ट होते हैं, बड़े होते हैं 5.5 फुट तक, 6 फुट तक जाते हैं। ग्रोथ प्लांट्स में भी ग्रोथ देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स में भी ग्रोथ देखने को मिलता है, पैरासाइट्स में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ देखने को मिलता है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड बताएं, सोचो। रिप्रोडक्शन, दिस इज द अनदर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल रिप्रोड्यूस, मीन्स उनके यंग वंस आएंगे, उनकी आगे की फैमिली, they will reproduce. This is also the unique characteristics of the living organism कि they will reproduce. Third characteristics, growth आ गया तो एजिंग आ गई, ग्रोथ आ गया तो एजिंग ऑटोमेटिक आ गई। हाँ, रेस्पिरेशन तो फिर हम रिप्रोडक्शन कर रहा, नया बंदा आ रहा है तो रेस्पिरेशन करेगा, तो वो तो मल्टीपल हो गए, हिटेरो हो गया, ओटो हो गया, ओमनी कार्नी, वो तो अलग बात हो गई। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मूवमेंट, क्या बोला? नहीं, मूवमेंट प्लांट्स नहीं करते, सॉरी, मूवमेंट प्लांट्स नहीं करते। मरते से, हाँ मरते मरते हैं, सही कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं ये नहीं कह रहा, कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप लोग बता रहे हैं ना गलत नहीं है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, सेल्स तो होंगे ही। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से बनता है, एक एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कुछ ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ एक्यूमुलेट करते हैं, दोनों फॉर्मेट में हो सकता है, या तो वो एनाबॉलिक होगा या फिर वो कैटाबॉलिक होगा। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसको कुछ दूसरा नाम है। कॉन्शियसनेस बोला इन्होंने, थोड़ा, हाँ थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, सही जा रहे हो। आपको कोई थप्पड़ मारे, आप खा लोगे, क्या रिस्पॉन्ड रहेगा आपका? स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कल भी हमने बात कर रही थी स्टिमुलस की, तो कि कोई गर्म चीज को आप हाथ लगाते हो तो ऑटोमेटिक हट जाता है। आप हाँ बताता हूँ उसका एग्जांपल बोलो, माइमोसा पुडिका एग्जाम्पल है, इसका नाम आता है, नॉर्मल नाम आता है टच मी नॉट। सारे करते हैं वो, हमें अब स्टिमुलस कोई बहुत फास्ट करता है, कोई बहुत स्लो करेगा, आप उसको बता नहीं सकते। ये जो एग्जांपल बहुत फास्ट कर, जैसे आप इसके लीफ को या फ्लावर को टच करोगे वो बंद कर लेगा फ्लावर को, दैट्स अ टच मी नॉट, माइमोसा पुडिका, इस प्लांट्स को कहते हैं। हाँ हाँ, क्या? हाँ, उसमें टेम्परेचर के हिसाब, स्टिमुलस के हिसाब, स्टिमुलस इज नॉट ओनली कि मैंने टच ही करना है, स्टिमुलस कि आपको सनलाइट मिल रहा है और सनलाइट की तरफ टिल्ट हो जाता है वो, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। हाँ,
दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टर्स। जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स कि उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, दे कैन रिप्रोड्यूस, मेटाबॉलिज्म होगा उनमें, एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखते, ग्राम तो याद रख सकते हो ना, ग्राम्स। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड स्टिमुलस, these are the characteristics of a living organism। तो लिख लो इसको। सबसे पहले लिखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ, increase in the number of cell, increase in the number of cell or mass, MASS, is called growth, it's called growth। cell and increase in the mass, MASS, mass is known as growth। नेक्स्ट लिखेंगे रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, young ones of their same kind। Third, metabolism, chemical reaction occurring inside a living cell, chemical reaction occurring inside a living cell। Fourth, response to stimulus, living have the ability to sense the condition of their surrounding and respond to these stimuli, ठीक है। तो जो पहली बार लैब में देखा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके के होते हैं या फिर वो केमिकल प्रोसेस से बने हैं, वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इनका नाम था मिलर। ये साइंटिस्ट के नाम भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, मिलर, इसके सामने लिख लो। लाइफ ऑन अर्थ इज originated by chemosynthesis, it is proved in laboratory by Miller, ठीक है। अब हमने देख तो लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब इनके टाइप्स बहुत हैं, अलग अलग तरीके के हैं। उसको क्लासिफाई कैसे करें कि एनिमल्स कहाँ जाएं, प्लांट कहाँ जाएं। अभी तो हमें नाम पता है कि इसको एनिमल बोलेंगे, इसको प्लांट बोलेंगे, लेकिन पहले की बात 1600 से पहले की बात करते हैं या फिर एडी की बात करते हैं। उस टाइम पे जब तक डिस्कवरी नहीं हुई, जब तक कैरोलस लिनियस ने एक स्ट्रक्चर नहीं दिया कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल, कौन सा इंसेक्ट किस कैटेगरी में आएगा, तब तक हमें नहीं पता था। तो नेक्स्ट जो इस पे बात होती है दैट इज क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन किस तरीके का है। तो जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया, दैट क्लासिफिकेशन इज बाय द कैरोलस लीनियस क्लासिफिकेशन आया। इसने पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को नाम दिया गया प्लेंटी, एक को नाम दिया गया एनिमीलिया। एक को नाम दिया गया प्लेंटी और दूसरे को नाम दिया गया एनिमीलिया। और जो इनकी बुक थी उसमें इन्होंने ये पब्लिश किया, उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचर। ये भी पूछा गया है, उनकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचर में उन्होंने ये बताया। इसीलिए इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हाँ नहीं सिस्टमा यही नाम है, हाँ वैसे सिस्टम ऑफ नेचर, यस इन इंग्लिश में सिस्टम ऑफ नेचर। जो ये हमने लिखा इसकी स्टडी को क्या कहते हैं,
लिखवाया ना मैंने, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, हाँ मतलब सारे आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोलेंगे? कैरोलस लिनियस। तो ये भी लिख लो, ही इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। अब इसमें क्या रहा कि कैटेगरी दो ही बनी। अब इंसेक्ट्स कहाँ जाएंगे, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहाँ जाएंगे, बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, एल्गी कहाँ जाएंगी, वो कैटेगराइज नहीं हुआ। तो इसके बाद दोबारा से क्लासिफिकेशन हुआ, उस क्लासिफिकेशन को बोला गया RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, RH विटेकर क्लासिफिकेशन। तो जो आज क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं क्लासेस में, तो वो किसका पढ़ते हैं? RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें पूरे क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। पूरे क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला मोनेरा, पहला मोनेरा जहां पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन सबको रखा गया। इसके बाद आए प्रोटिस्टा, इसके बाद रखा गया प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया के बाद कुछ एक प्रोकैरियोट्स की बात होना शुरू हुआ। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स अभी पढ़ेंगे आगे क्या होता है। प्रोकैरियोट्स की बात होना शुरू हुआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात होना शुरू हुआ। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हमने कहाँ पे रख दिया? मोनेरा में। उसके बाद जो बचा उसको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में हमने रख दिया। इसके बाद एक थर्ड क्लास बनाया गया। द थर्ड क्लास है जो फंजाई, जिसमें मशरूम वाली कैटेगरी फंजाई, मल्टीपल तरीके के फंगस होते हैं, ठीक है। तो दैट फंजाई इज मेड अ सेपरेट क्लास, कि उसको एक अलग से ही क्लास बना दिया गया कि वो इन दोनों का पार्ट नहीं रहेगा, इट शुड बी अ सेपरेट क्लास। अब एल्गी की भी हमने बात की थी। एल्गी यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि एल्गी दो तरीके के में आ जाता है। एक साइनोबैक्टीरिया है एल्गी जो बनता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, तो बैक्टीरियल फॉर्म है, तो वो इसमें आ जाएगा। और जो दूसरा सिंगल सेल्ड एल्गी फॉर्म है वो प्रोटिस्टा में आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ आया प्लांटी यानी प्लांट, एंड फिफ्थ आया एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम मीन्स पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स में हम कैटेगराइजेशंस कर दिए गए कि वो मोनेरा में आएगा, कि प्रोटिस्टा में आएगा, कि फंजाई में आएगा, प्लांट में आएगा, कि एनिमल किंगडम्स में आएगा। अब इनकी फर्दर क्लास भी हुई है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो नीट वाला सिलेबस आ जाएगा कि नीट में आपको पढ़ना होता है। तो आपको बस इतना ही जानना है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? RH विटेकर ने दिया, and is divided into the 5 class: Monera, Protista, fungi, plant and the animal kingdoms. हाँ, इसी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये सारे का सारा हमें क्लासिफिकेशन दिया गया। जब ये क्लासिफिकेशन दिया गया तो इनके नाम रखने की भी बात की गई कि हम अलग अलग एनिमल्स के नाम कैसे रखेंगे। तो नाम रखने के लिए एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आया, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये मैं भी लिखवा दूंगा आपको सब। नोमेनक्लेचर, इस नोमेनक्लेचर में क्या बोला कि जो नाम होगा वो दो में होगा, जैसे हमारा नेम और सरनेम होता है वैसे ही यहाँ पे होगा। एक जीनस होगा और एक स्पीसीज होगा। नाम में क्या होगा? एक जीनस होगा, एक स्पीसीज होगा। जो जीनस, मान लो कि हम होमो सैपियंस है, होमो इज जीनस, उसको कैप्स में लिखेंगे। पहला लेटर जो होगा कैप्स में होगा, जीनस का पहला लेटर कैप्स में होगा, इट्स अ होमो। सैपियंस पहला लेटर स्मॉल में होगा। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम जब भी हम रखेंगे, किसी स्पीशीज के नाम रखेंगे, तो उसको इस फॉर्मेट में रखेंगे। फर्स्ट letter will be related to the genus, second will be related to the species, and in the case of the genus the first letter will be capital.
ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन आया 2021 में, 4 इस तरीके के नाम दिए गए हैं। एक में दोनों कैपिटल रखे हैं, होमो और सैपियंस को, एक में दोनों स्मॉल रखे हैं, एक में पूरा कैपिटल रखा है, और एक में इस तरीके से दिया गया है कि कौन सा करेक्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नेम है, वो आपसे पूछा जाता है। स्मॉल है, स्मॉल एस, सैपियंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे मैंगो का नाम की बात करें तो मेंजीफेरा इंडिका होता है, मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा में एम इज कैपिटल, आई इज स्मॉल, मेंजीफेरा इंडिका। कैट का क्या है साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये भी मैं लिखाऊंगा आपको, 7-8 साइंटिफिक नेम लिखाऊंगा ताकि, क्योंकि वो मेनली पूछे कैट डॉग जो नॉर्मल हम यूज में रहते हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले ये बना लो, उसके मोनेरा के अंडर लिखो, मोनेरा के अंडर लिखिए, इट इंक्लूड्स all single cell organism like all single cell organism or prokaryotes like bacteria, cyanobacteria, archaebacteria, archaebacteria, all organism of this kingdom is microscopic। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोटिस्टा, दिस किंगडम includes unicellular organism like amoeba, AMOEBA, like amoeba usually found in, amoeba की स्पेलिंग लिखना है, amoeba usually found in aquatic habitat, अमीबा डिजीज नहीं है, इट्स सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको डिवाइड इसलिए गया, सिंगल सेल हमारे फर्स्ट में भी आ रहे हैं, मोनेरा में भी आ रहे हैं, इसको यहाँ पे भी रखा गया। क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड कर दिया गया तो उस कैटेगरी में हमारे पास किस में आ गए? प्रोटिस्टा में आ गए। हाँ, तो जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर है अमीबा का, इसी तरीके का कुछ होता है, सिंगल सेलुलर तो होता ही है। यहाँ पे कुछ एक सामान है खाने का, मान लो पिज्जा ही है, ठीक है, ये सामान है खाने का। अमीबा विल चेंज इट्स शेप, अमीबा अपनी शेप चेंज करेगा, इस तरीके का कुछ शेप करेगा और इसको एंगल्फ कर लेगा, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसीलिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग हो गया, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलग होने की वजह से इसको रखा गया प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में रखा गया। लिखो आगे, कहां तक लिख लिया? हैबिटेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, they are autotrophic, parasitic and saprophytic। पैरासिटिक, ठीक है। ऑटोट्रोफिक की जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए, या फिर इनमें भी आता है जो सन रेज से बनाएंगे। पैरासिटिक जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं उससे सक करते हैं, उनको पैरासिटिक बोलते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे रहेंगे उनको सेप्रोफिटिक बोलते हैं। तो इस 3 कैटेगरी के बेसिस पे पूरे के पूरे प्रोटिस्टा किंगडम्स में डिवाइड किया गया कि कौन ऑटोट्रोफिक है, कौन पैरासिटिक है, कौन सेप्रोट्रोफिक है। नेक्स्ट लिखिए, लाइक डाइटम्स, फ्लैजिलेट्स, ये पूछा जाता है किस क्लास में आ जाएंगे, फ्लैजिलेट्स, डाइटम, हाँ इसी के अंदर लिखना, प्रोटिस्टा में लिखना, डाइटम, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोआ। जैसे कई बार बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, एस्कैरिस बोलते हैं, जैसे प्रोटोजोन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो डाइटम, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोआ comes under this kingdom। नेक्स्ट लिखिए,
fungi. Next is fungi. This kingdom include non-green plant. It has saprotrophic nutrition. Grow on dead dead and decaying DECAYING dead and decaying organic matter. The cell wall of fungi is made up of chitin. CHITIN. ये पूछा जाता है. The cell wall of fungi is made up of chitin. CHITIN. fungi के एग्जाम्पल लिख लो. मशरूम, म्यूकर, एल्ब्यूगो. Mushroom, mucor and albugo are the examples of fungi. Next में लिखिए plant. The kingdom include all the plants except algae, diatoms, 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 algae, diatoms and fungi. Include every plant except diatoms, algae and fungi. And members of Monera and Protista. जो Monera Protista में आ गए वो प्लांट में नहीं आएंगे. And the members of Monera and Protista. Members of Monera and Protista. Next लिखेंगे animal kingdom. Almost all the animals comes under this kingdom except protozoa. इनको छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स में आएंगे. प्रोटोजोआ को छोड़ दो, बाकी ऑल विल कम्स अंडर द एनिमल्स. अब ये तो सारे किंगडम्स हो गए. अब इनके साथ साथ इनको मल्टीपल, अगर मैं इनको मल्टी स्मॉलर क्लासेस में डिवाइड करूंगा तो किस बेसिस पे होगा? तो सबसे ऊपर तो आता है किंगडम, सबसे ऊपर लिखा जाता है किंगडम. तो उसके बाद आता है फाइलम. किस फाइलम से बिलोंग करेगा वो. फिर उसके बाद आएगा क्लास, किस क्लास से बिलोंग करेगा. फिर उसके बाद आएगा ऑर्डर, कि कौन सा ऑर्डर है. फिर उसके बाद आएगा फैमिली. उसके बाद आएगा जीनस. उसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्पीसीज. सबसे लास्ट में क्या आएगा? स्पीसीज. Means the basic unit of classification is species and the major unit is kingdom. Classification का ही पार्ट है कि highest unit of classification is kingdom, जो 5 kingdom में डिवाइड किया. उसके बाद this is all the kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. कि अगर मुझे species के बेसिस पे क्लासीफाई करना है तो मुझे 7 कैटेगरीज क्लासीफाई करना पड़ेगा. उसके बाद ही में मान लो होमोसेपियंस पार्ट तो एनिमल्स का है, लेकिन स्पीसीज सेपियंस आ गई ना हमारी. इसी तरीके से जितने भी अदर्स एनिमल्स हैं वो भी एनिमल किंगडम के पार्ट हैं. तो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है. अब हमने तो मेजर देख लिया, अब एनिमल किंगडम को भी तो फर्दर डिवाइड किया जाएगा ना. मैमल्स किस कैटेगरी में आएंगे, कोडेट्स किस में आएंगे, नॉन कोडेट्स किस में आएंगे, इंसेक्ट्स किस में आएंगे. तो सारा अलग से कैटेगराइजेशन होगा. तो उस कैटेगराइजेशन को करने के लिए हम इसको यूज करते हैं.
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इससे क्वेश्चन आएगा। अरेंज करना होता है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। इसको आप याद कर सकते हैं निमोनिक से। स्नेक्स, किंग फिलिप्स कट ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर। हाँ ऐसे ही याद हो जाएगा, जो वेल एंड गुड, अगर इस तरीके से कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। जब किंगडम के बाद इसको सब क्लास में डिवाइड किया जाएगा उसको बोलते हैं फाइलम, कि किस फाइलम से बिलोंग करता है। अब एनिमल में ह्यूमंस किस फाइलम से बिलोंग करेंगे, कोडेट्स, तो वो फाइलम किससे बिलोंग करता है, फाइलम किस क्लास से बिलोंग करेगा। तो फाइलम के बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा होगा, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा वो ऑर्डर में होगा, किस ऑर्डर में वो आएगा। उसके बाद फैमिली कौन सी है उसकी। मान लो कि जब आपने जब फ्लावर के बारे में पढ़ोगे ना, तो फ्लावर की एक पार्टिकुलर फैमिली होती है, जैसे फ्लोरेसी, फ्लोरेसी इज द फैमिली ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स। तो कौन सा फ्लावर्स किस फैमिली से बिलोंग करता है, नीट की तैयारी में आता है, ठीक है। तो वो फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, जो मैंने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया, तो उसमें आपको क्या बता रहा है, जीनस एंड स्पीसीज। तो जब हम किसी एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं तो मुझे तो जीनस और स्पीसीज के बेसिस पे मिल रहा है, बाकी तो मैं तो एनिमल किंगडम तो मैंने पहले ही छोड़ दिया। तो फाइनली मेरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। तो नेक्स्ट लिखो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। Binomial nomenclature. In biology, every organism is represented by, in biology, every organism is represented by two proper names. Represented by two proper names. The first name is genus. The first name is genus, and the second name is species. And the second name is species. The genus always started with capital letter, and species always started with small letter. ठीक है, तो इसमें होमो सैपियंस लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो होमो सैपियंस, species and genus. Species is the basic unit of classification. Species is the basic unit of classification and highest unit of classification is the kingdom. Highest unit of classification is the kingdom. इसके बाद आते हैं, कुछ एक नाम लिख लो, जैसे ह्यूमन का आपने लिख लिया होमो सैपियंस, उसके बाद लिखिए कैट। कैट का साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद आ जाओ मैंगो। मैंजीफिरा इंडिका। मैंजीफिरा इंडिका। दुकान वाले को बोलना मुझे एक मैंजीफिरा इंडिका दो, ठीक है। इसके बाद आते हैं वीट।
ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम इज द नेम ऑफ व्हीट। डॉग को क्या कहेंगे? हाँ नहीं, डॉग कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। काऊ को बता दो, इसीलिए इसको पूछा जाता है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, इसीलिए पूरी पॉलिटिक्स हमारी चल जाती है ना, काउ इज बोस। नहीं नहीं, स्पीसीज, इसको स्पीसीज में डिवाइड किया, इंडिकस इज स्पीसीज, जिसमें जिफिरा इंडिका स्पीसीज, तो अलग अलग स्पीसीज है। होलिस्टिन फ्रेजियन, फ्रेजियन इज स्पीसीज ऑफ काउ, तो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। सारी डोमेस्टिक, ये भी स्पीसीज है, जितने भी आप देख रहे हो ना ये सारी, इसका मतलब ये नहीं कि डोमेस्टिक में रखने लायक है, वो नहीं है, ये सारे के सारे स्पीसीज हैं इनके। कौन से? नहीं। इसके बाद आते हैं राइस, राइस ओराइजा सताइवा, ओराइजा सताइवा इज राइस। ये पूछा जाता है क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। पी पाइसम सताइवम, पाइसम सताइवम। मेंडल के एक्सपेरिमेंट हुए तो सारे पी पे ही हुए हैं, तो इसीलिए इसको पूछने के ज्यादा चांसेस है। पाइसम सताइवम पी, बस इतना ही करने, ज्यादा नहीं लिख पा रहा, तो ये तो नॉर्मली याद हो जाएगा। टिग्रिस, फ्रॉग को टिग्रिस बोलते हैं, TIGRIS, टिग्रिस। राना, हाँ राना टिग्रिस, फ्रॉग, राना टिग्रिस। कुछ लोग वो टाइगर मार्क करके आते थे, फ्रॉग, किंग को राना, राना जी, टिग्रिस टाइगर, तो इसीलिए तो गलत फहमी रहती है, तो राना टिग्रिस। तो ये आपको याद रखनी है बस, ठीक है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो 2-3 मिनट में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई टर्म समझ नहीं आई तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्या रहते हैं? हाँ 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 हाँ, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे करते हैं। हाँ हो सकता, हेटेरोट्रोफिक पे आ गया ना। ऑटोट्रोफिक इज द सनलाइट से कर रहे हैं, उसके अलावा जिससे भी कर रहा हो हेटेरोट्रोफिक, वो अपने आप खुद बना नहीं रहा ना, किसी पे डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, सेल स्टार्ट करेंगे।